Hello, good morning everybody. Welcome to our channel Vidhik Sarthi. Today we are discussing here the topic of theft. In the last lecture हम लोगों ने जो थेफ्ट है थेफ्ट की टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। थेफ्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि थेफ्ट से रिलेटिव जो प्रोविज़न है आईपीसी में चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सेक्शन 378 से लेकर 382 तक में दिया गया है। लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, सेक्शन 378 यानी कि वहाँ हमने जो डेफिनेशन है चोरी की परिभाषा उसे डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने जो इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं उनको डिस्कस किया है और हमने इम्पॉर्टेंट केस को भी वहाँ पर डिस्कस किया है। आज हम लोग इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक को और इसे आगे बढ़ाते हुए इसे जो थेफ्ट है इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और नेचर देखते हैं कि एक्चुअल में जो थेफ्ट है चोरी है इसका नेचर क्या है। इसके नेचर की हम लोग बात करें, इसके बारे में कहा जाता है कि थेफ्ट क्या है। थेफ्ट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। थेफ्ट कैसा ऑफेंस है? थेफ्ट एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में क्या होता है कि जैसे ही किसी पुलिस ऑफिसर को जानकारी होती है, सूचना मिलती है कि चोरी हुई है, तब पुलिस ऑफिसर उस चोर को तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। ये कैसा ऑफेंस है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इट मीन्स ये एक गैर जमानती अपराध है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। पनिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो पनिशमेंट है उसमें कहा है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इम्प्रिजमेंट यानी कि कारावास कितना दिया जा सकता है? 3 साल तक का कारावास इसमें दिया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है और बोथ इट मीन्स कारावास और जुर्माना दोनों से ही इसमें दंडित किया जा सकता है। इसके बाद इसे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं थेफ्ट के बारे में। उन जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि कैन अ पर्सन कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब लास्ट क्लास थी मेरी, लास्ट क्लास हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ थेफ्ट है हमने उन लोगों को डिस्कस किया है ना, उन टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं। उन एसेंशियल पॉइंट्स में एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसे आउट ऑफ पोजीशन होना चाहिए ना, उसे जो कब्ज़ा है उससे बाहर किया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को, अपनी ही प्रॉपर्टी को जो किसी और के कब्ज़े में है, उस कब्ज़े से उसे बाहर निकालता है, उसे हटाता है, तब वह व्यक्ति क्या करता है? तब वह व्यक्ति चोरी करता है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति ये अगर ये तर्क देता है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की संपत्ति है, तो ये उसे मतलब ये कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं होगा कि उसे चोरी के अपराध से बचाए। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे समझाने की मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि ए अपनी घड़ी जेड के पास गिरवी रखता है और उससे गिरवी धन लेता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ए है जेड के घर जाता है और जेड की जानकारी के बिना, गिरवी धन चुकाए बिना घड़ी उठाता है और अपने घर आ जाता है। प्रश्न किया जाता है कि ए ने क्या किया है? तो जवाब है ए ने चोरी की है। ए ने क्या किया है यहाँ पर? ए ने यहाँ पर चोरी का अपराध किया है। अब यहाँ पर अगर ये कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी ही खुद की घड़ी लेकर आया हूँ, तो ये कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं होगा,
ये कोई बचाव नहीं होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कैन इलेक्ट्रिसिटी बी थेफ्ट? क्या बिजली की चोरी की जा सकती है? देन आंसर इज यस, बिजली की चोरी की जा सकती है। लेकिन बिजली चोरी के लिए जो प्रोविज़न है वो, उन पर जो प्रोविज़न्स हैं वो आईपीसी में नहीं है। इट मीन्स आईपीसी चोरी, बिजली की चोरी पर एप्लीकेबल नहीं होते। इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसके सेक्शन 35 में जो चोरी की गई है उसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो खाना पकाने वाली जो गैस होती है, जनरली आजकल हम लोग देखते हैं कि जो पाइप के थ्रू किचन में गैस जाती है, और अगर कोई इसकी चोरी करता है तो वो भी थेफ्ट में काउंटेबल होगी, और उसके लिए भी, उसमें भी व्यक्ति को चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है। इसमें एक केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बिजली एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिजली एक चल संपत्ति है, और ये एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति बिजली की चोरी करता है तो वो क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसमें अगर पनिशेबल ऑफेंस है तो इसमें उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या उसे जो है दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है। अब प्रश्न पूछा जाता है, अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि क्या मानव शव से चोरी की जा सकती है? अगर कोई डेड बॉडी है और उसके ऊपर से कोई चीज़ अगर हटाई जाती है या उठाई जाती है, ली जाती है, तो क्या वो चोरी के लिए चोरी के अपराध में दंडित किया जाएगा उसे? तो जवाब होगा नहीं, यहाँ पर वो व्यक्ति चोरी नहीं करता है। जनरली जो डेड बॉडी है या मानव शव है उसके साथ अगर कोई व्यवहार इस तरह का किया जाता है तो वो एक स्पेशल मैटर माना जाता है। इसके तर्क में, इसके संबंध में हम ये तर्क दे सकते हैं या ये बात कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी है वो इन द आइज़ ऑफ लॉ कोई पर्सन नहीं है, और जब वो कोई पर्सन नहीं है तो उसके पोजीशन से कोई चीज़ अगर ली जाती है ना, अगर कौन सी चीज़ें, जब वो जीवित था उस समय उसके कब्ज़े में जो चीज़ें थीं, उसके मरने के बाद अगर वो चीज़ें ली जाती हैं तो ये चोरी में काउंट नहीं होगा, चोरी में नहीं गिना जाएगा, यानी कि ये सेक्शन 378 के बराबर चोरी का अपराध नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसमें कि ए है, गाड़ी से जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ए की वही डेथ हो जाती है। बी जो बराबर से गुजर रहा है ना, ए को देखता है कि ए का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो क्या करता है, वो ए की जो गले की चेन है वो निकाल लेता है, हाथ की अंगूठी निकाल लेता है, उसका पर्स निकाल लेता है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि क्या बी ने चोरी की है? देन आंसर है, यहाँ पर जवाब आएगा कि नहीं, बी ने चोरी नहीं की है। इसके संबंध में कि एक्चुअल में कौन सा एक्ट हुआ है, तो यहाँ हम लोग जो है सेक्शन 404 को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब 404 को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो मतलब मानव शव के संबंध में जो चोरी से संबंधित जो बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 403 404 में इसको डिस्कस किया जाएगा, और इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे जब उन सेक्शंस को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या पत्नी जो पति की जो संपत्ति है जो उसके कब्जे में है, क्या उसकी चोरी कर सकती है? देन आंसर इज यस, है ना, चोरी कर सकती है। कि अगर पत्नी के कब्जे में पति की कोई संपत्ति है, कोई वस्तु रखी हुई है, और जो पत्नी है वो क्या करती है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, पत्नी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हस्बैंड की प्रॉपर्टी को वहाँ से हटाती है, वहाँ से निकालती है, तो क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि पत्नी ने चोरी की है। लेकिन अगर कोई हिंदू वाइफ है
और अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन में रखा हुआ जो उसका स्त्री धन है उसे अगर निकालती है तो वो चोरी में नहीं गिना जाएगा, तो वो उसके बारे में कहा जाएगा कि नहीं, वो कोई चोरी नहीं करती है। इसके साथ एक अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि क्या नौकर चोरी करता है ना, क्या नौकर चोरी कर सकता है? देन आंसर इज, यहाँ पर इसका आंसर करते हुए कहेंगे कि जनरली जो नौकर है वो कैसे काम करता है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ऑनर, अपने मालिक की, जो स्वामी है उसका जो मालिक है उसके डायरेक्शन में काम करता है, अपने मालिक के कहने पर काम करता है। तो अगर वो उसके परमिशन से काम करता है तो यहाँ पर नौकर चोरी नहीं करता है। लेकिन जब वो काम डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है, विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर, अपने मालिक की सहमति के, कंसेंट के बिना वो काम करता है, तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति चोरी करता है। अब यहाँ पर चोरी के लिए जो थेफ्ट है, थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पनिशमेंट का जो प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है, जनरली अक्सर पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन जो है चोरी की वो 378 में दी गई है, तो इसकी सज़ा का प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो इसकी सज़ा का प्रावधान सेक्शन 379 में दिया गया है। और उसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब जो चोरी है उसके थोड़े गंभीर रूपों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये आता है कि अगर कोई चोरी किसी बिल्डिंग में की जाती है, किसी टेंट में की जाती है, व्हीकल में की जाती है, इट मीन्स कोई भी ऐसी जगह जिसे जो व्यक्ति है वो अपने रहने के लिए यूज़ करता है या उसे संपत्ति को रखने के लिए यूज़ करता है, और उस वहाँ पर अगर कोई चोरी हो जाती है तो उसके संबंध में कौन सी धारा लागू होती है, कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 380 धारा 380 वहाँ पर लागू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में कि अगर कोई क्लर्क है या कोई सर्वेंट है और अपने मालिक के पोजीशन में रखी हुई किसी चीज़ की चोरी करता है, तो ये जो अपराध है इस पर कौन सा प्रावधान लागू होगा, सेक्शन 381 का प्रावधान यहाँ पर लागू हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि चोरी करना है ना, जो चोरी है, चोरी के लिए अगर वो प्रिपरेशन करता है, चोरी करने के लिए जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, वो तैयारी के साथ जाता है। कैसी तैयारी कि अगर कोई व्यक्ति उसे चोरी करने से रोकता है तो वो उसको कॉजिंग डेथ कर सकता है, उसको हर्ट कर सकता है, उसको रेस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ, है ना, ये सब चीज़ें उसको क्रिएट की जा सकती हैं। इन सब चीज़ों की तैयारी कर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस पर कौन सा प्रावधान लागू होगा, उस पर सेक्शन 382 का प्रावधान लागू हो जाएगा। एक उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को, उदाहरण से समझाती हूँ कि अगर ए है चोरी करने के लिए जाता है और अपनी जो कोट की जो पॉकेट है, उस पॉकेट में, कोट उसने पहना हुआ है और उस कोट की जो अंदर की पॉकेट है उसके अंदर वो रिवॉल्वर छुपा कर लेकर जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उसे चोरी करने से रोका या चोरी का सामान ले जाने से रोका तो वो उसको शूट कर देगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह की रिवॉल्वर को छुपाकर वो चोरी करने के लिए जाता है तो वो कहाँ अपराध करता है, वो सेक्शन 382 के रूप में उसमें अपराध करता है। यहाँ पर जो चोरी है, चोरी से संबंधित जो प्रोविज़न्स हैं वो जो प्रोविज़न्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।